हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, ये 3 डेज़ से कोई भी वीडियो नहीं आया है सीडीपी का, तो उसके बाद आज मेरा वीडियो आया है आपके लिए। और क्यों नहीं आया था वीडियो, इसका रीज़न भी मैंने बता दिया था। आई होप आप सभी का स्टडी और रिवीजन एकदम अच्छे से चल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। जो बच्चे होते हैं तो बच्चे में अपने अलग ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने, यानी कि बच्चे किसी भी बात का अर्थ जो स्वयं निकालते हैं, अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। एक शिक्षक की भूमिका क्या होगी, तो यहाँ पर हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संप्रेषक और व्याख्याता की, मतलब संप्रेषक यानी कि बताने वाला, पढ़ के बताएगा और व्याख्या करेगा। सेकंड है सुगमकर्ता, उनका जो ये काम है उसको सरल बनाने वाला। निर्देशक, बच्चों को निर्देश देंगे, गाइड करेंगे। तालमेल बैठाने वाला। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेन है, जो बच्चे होते हैं, यहाँ पर हमें बताया गया है कि वो अपने जो ज्ञान की रचना है, अर्थ का निर्माण है, वो स्वयं करते हैं। तो ऐसे में उनको किसकी ज़रूरत होगी? बच्चों को ज़रूरत होगी एक सुगमकर्ता की, जो उनकी जहाँ पर उनको ज़रूरत लगे वहाँ पर उनकी हेल्प कर सके। तो फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चों की कौन सी विशेषता नहीं है, ये बताना है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट है उच्च आत्म क्षमता, यानी कि उच्च आत्म क्षमता नहीं होनी चाहिए, तो भाई बिल्कुल होनी चाहिए। आत्म क्षमता होना तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, बिल्कुल इनसाइट थ्योरी के बेस पर अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। नेक्स्ट है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, मतलब निम्न जो औसत लेवल की जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो करेंगे। तो एक बात बताइए, जब बच्चा हमारा प्रतिभाशाली है तो वो औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं क्यों करेगा? तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, तो हाँ भाई बिल्कुल उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? यानी कि जो पूर्व परंपरागत जो स्तर है, प्री कन्वेंशनल, उसमें जो नैतिक निर्णय लेते समय व्यक्ति है वो किस तरफ प्रवृत्त होगा, ये बताना है। ठीक है, देखते हैं इसको। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं इच्छाएं, बच्चे की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं और इच्छाएं होती हैं वो। सेकंड है व्यक्तिगत मूल्य। थर्ड है पारिवारिक अपेक्षाएं। फोर्थ है अंतर्निहित संभावित दंड। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा ये देखना है। तो पूर्व परंपरागत स्तर में अगर निर्णय लेने समय की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अंतर्निहित जो संभावित दंड है वो यहाँ पर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर में बालकों में नैतिक तर्कणा का आधार दूसरों के मानक से निर्धारित होता है। ठीक है, और वह बड़ों के प्रति सम्मान दिखाता है ताकि उसे दंड ना मिले। अतः इस स्तर पर जो नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्तिगत अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ जो होता है बच्चा प्रवृत्त होता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षार्थियों यानी कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, यानी कि शिक्षार्थियों की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं बच्चों के, लर्नर के, अधिगमकर्ता के, तो उसके संदर्भ में शिक्षक को क्या चाहिए, शिक्षिका को। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस बताए गए हैं, उन्हें देखना है। फर्स्ट है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। जो निगमनात्मक जो पद्धति होती है उसके आधार पर समस्याओं का समाधान करना। कलन विधि यानी कि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना। थर्ड है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना।
विविध, और फोर्थ है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। आप खुद बताइए इसमें से आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। बिल्कुल बात है कि भाई ये जो 3 हैं ये बिल्कुल भी इस क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। जो करेक्ट है वो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। अब जिसे बाल विकास के सिद्धांत नहीं पता होंगे वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको बाल विकास के सिद्धांत पता हों। तो देख लेते हैं इसके सिद्धांत कि इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। फर्स्ट, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल भाई, ये तो बिल्कुल सही बात है, सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। थर्ड है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये चीज़ रॉन्ग है। जो सभी तरह के अधिगम है, विकास है, वो एक समान गति से यानी एक तरह से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सभी विकास का क्रम सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिन्होंने भी पढ़ रखा है वो जानते हैं कि जो विकास होता है वो क्रम से ही होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है, ठीक है। तो सभी को पता है कि ये जो है क्रम से होता है। तो इसका जो इस क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। यानी अगर आप किसी का आकलन करना चाहते हैं तो कौन सा सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट तरीका है। फर्स्ट है, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। जो हमारा असेसमेंट है, जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को ना, उसी के अंतर्निहित जो प्रक्रिया है वो होती है आकलन। आकलन का कोई पेपर नहीं होता, आकलन कोई अलग से नहीं किया जाता, लेकिन जो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना उसी के दौरान हम बच्चे को एसेस करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। आगे इनके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। आकलन शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। तो भाई आकलन कोई पेपर थोड़े ना है जो 2 बार करना चाहिए, आकलन का नाम ही है, वो कह ही रहा है, क्या नाम है, असेसमेंट। तो असेसमेंट क्या होता है, जो हम बच्चे को एसेस करते हैं, ठीक है। थर्ड है, आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। ये भी गलत है भाई, बाह्य एजेंसी क्या जानती है हमारे बच्चे को, और एक टाइम में वो किस तरह से आकलन कर लेगी बच्चे का, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ है, आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यू नो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। इस क्वेश्चन को तो मुझे बहुत जल्दी ही आंसर मिल जाना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन मतलब कि एक मतलब आउट ऑफ द बॉक्स की जो बात आती है ना, आपके पास एक सर्कल है और मतलब एक प्रॉब्लम है और आपके पास सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा अपसारी चिंतन, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स ये है। 8th क्वेश्चन, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगॉत्स्की सहमत होते हैं। मतलब जो कथन हैं उसके वाइगॉत्स्की के बच्चे के, उससे वाइगॉत्स्की नीचे जो कथन दिए गए हैं उनमें से किससे वाइगॉत्स्की सहमत होते हैं। ये जानने के लिए सबसे पहले तो हमारे लिए जब तक वाइगॉत्स्की की थ्योरी नहीं पता ना तब तक हम ये क्वेश्चन नहीं लगा सकते। अगर आपको वाइगॉत्स्की की थ्योरी पता है कि हाँ भाई वाइगॉत्स्की ने जो हमारा अंतर्वैयक्तिक जो सामाजिक होता है, ठीक है, सिद्धांत, उसके आधार पर बात करी है, जब तक आपको ये नहीं पता है तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखते हैं इनके ऑप्शंस। बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। तो क्या ये ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल गलत। क्या तभी बच्चा सीख सकता है जब उसके लिए आकर्षक पुरस्कार रखे जाएं? बिल्कुल नहीं। ये लिखा है तब सीखते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे के अंदर अंतः प्रेरणा भी आती है, बच्चा तब भी सीखता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए आकर्षक पुरस्कार ही निर्धारित करें। सेकंड है, बच्चे के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जा रहे हों। तो भाई पशु और बच्चा दोनों में अलग अलग अंतर है, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा बिल्कुल। थर्ड है, बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। तो भाई दंड देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा धीरे धीरे स्वतः ही नियंत्रित हो जाता है, उसे स्वतः ही समझ में आने लगती हैं सारी बातें, तो दंड देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ऐसा कुछ वाइगॉत्स्की ने नहीं कहा था।
फोर्थ है, वाइगोत्स्की की थ्योरी आपको याद आ रही है या नहीं आ रही है? वाइगोत्स्की की थ्योरी वही है सोशियो कल्चरल जो थ्योरी थी हमारी, जिसमें ZPD वाला था, ठीक है। एक बार फिर भी याद करने के उद्देश्य से बता देती हूँ। वेट, जो इस तरह से था ना बना हुआ, ये वाला जो था डायग्राम बना हुआ, ये वो एरिया होता है जहाँ पर बच्चा खुद सीख लेता है, बताया था मैंने। ये वो एरिया होता है जहाँ पर बच्चा खुद सीखता है, ठीक है। और ये वो एरिया होता है जहाँ पर उसके लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बच्चे समवयस्क और वयस्कों के जो सामाजिक अंतःक्रिया होती है उसके माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। ZPD में यही कहा गया था कि जो बच्चे होते हैं वो अपने से बड़ों से या फिर अपने बराबर वाले किसी मतलब बच्चे से ही सीखते हैं, तो ये कहा गया था, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देख लेते हैं। बच्चे, केवल बच्चे लिखा है, उसके आगे कुछ ऑप्शंस लिखे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें कि आपके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए देती हूँ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन देखिए और इसका ऑप्शन बताना है, साथ में रीज़न भी बताना है, ठीक है। डिफाइन करना है आपको अपने आंसर को। 10th है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की जो त्रुटियां होती हैं उसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपके लिए। तो इनके लिए पहले पढ़ लेते हैं। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चा जब सीखता है, जब भी कोई काम सीखते हैं, एकदम से तो नहीं सीख जाते ना, पहले काम जो है आपका बिगड़ता है, उसके बाद ही सीखते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स। यस। और जो सेकंड पॉइंट है, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। ये बात तो बिल्कुल गलत है भाई। ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो भी टीचर सौम्य है तो वो दंड नहीं देता इसलिए बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं, है ना। तो बच्चों को, टीचर को तो वैसे भी बच्चों से प्यार के साथ ही पेश आना चाहिए और सौम्यता का ही व्यवहार करना चाहिए। थर्ड है, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं। ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा भाई, महत्वहीन कुछ भी नहीं है। बच्चा ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। हम जो टीचर बने हैं, हम जो टीचिंग लाइन में आए हैं, वो हम किसके लिए आए हैं? बच्चों के लिए आए हैं। तो उसकी जो त्रुटियां हैं वो महत्वहीन नहीं है, ये कह देना बिल्कुल ही गलत होगा। और आगे पढ़िए पहले कि और उसे चाहिए कि उन्हें काट दें, कि बच्चा अगर कोई गलती कर रहा है तो आप काट दें, उन पर ध्यान ना दें। क्यों ना दें ध्यान? अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे खुद में इम्प्रूवमेंट कैसे लाएगा, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा इसका ऑप्शन। फोर्थ है, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। हाँ, बच्चे असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, लेकिन क्या हमारे लिए देखना नहीं चाहिए एक बार कि क्या करा है क्या नहीं किया है? तो ये जो कथन है ये भी सत्य नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा इन सभी ऑप्शंस में, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे जब सीखते हैं तभी गलतियां होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी EVS के चैप्टर नंबर 2 के साथ। और क्लास 4th की हम इस टाइम पर EVS कर रहे हैं। आज हमने क्लास 4th का जो फर्स्ट चैप्टर था हमने उसको देखा था। चैप्टर का नेम था चलो चलें स्कूल। मॉर्निंग में आपसे फिर से मुलाकात होगी आगे के चैप्टर्स को लेकर। तब तक के लिए आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।